Hello everyone. Today we are starting our last topic of our chapter 13, which is the comparative experience between three economies. Comparative experiences. The three economies are India, Pakistan and China. So let us take a look on the topics. First is the common success story of इंडिया एंड पाकिस्तान. इट मीन्स कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में एक साथ थी और दोनों कंट्रीज़ ने एक साथ उन एरियाज़ में सक्सेस किया. कॉमन फेलियर्स, जहां दोनों नेशंस पीछे रह गए इन कंपैरिजन टू चाइना और कंपैरेटिव टू अदर इकोनॉमीज. एंड एरियाज वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान. थ्री अलग अलग पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से बेटर रहा, तो कौन से एरियाज थे जहाँ पे पाकिस्तान बेटर है इंडिया से. और लास्ट हम डिस्कस करेंगे चाइना किस तरीके से इंडिया से बेटर है. कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे चाइना ने ज़्यादा ग्रोथ किया इन कंपैरिजन टू इंडिया. सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, द कॉमन सक्सेस स्टोरी. द कॉमन सक्सेस स्टोरी. सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज द बेनिफिट और द अचीवमेंट विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के केसेस में जो कॉमन सक्सेस स्टोरी रही, जहाँ पे इन दोनों नेशंस ने इक्वली सक्सेस इनको मिली जिन एरियाज में, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि दोनों नेशंस जो हैं उन्होंने डबल से भी ज़्यादा अपने पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किया. सो इट मीन्स सबसे पहला जो एरिया था जहाँ पे दोनों ने डेवलपमेंट किया या इम्प्रूवमेंट जहाँ की, ये मोर देन डबल था. इट मीन्स जो हमारी इनकम का लेवल था, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में ही डबल से ज़्यादा हो चुकी थी. और ये एक तरीके से रिमार्केबल अचीवमेंट था कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी इस लेवल में पर कैपिटा इनकम्स को इंक्रीज किया जा सका. सेकेंड पॉइंट, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई. बिलो पॉवर्टी लाइन आज भी बहुत से लोग हैं, बट जो एब्सोल्यूटली पुअर थे, जिनका इनकम रेशो बहुत ही ज़्यादा कम था, उस एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रेशो को दोनों नेशंस में ये कम हो गया था. इट मीन्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी दोनों नेशंस में डिक्रीज हुई. एब्सोल्यूट पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पर डे के अकॉर्डिंग जिन लोगों की इनकम $1.25 के अकॉर्डिंग है, इतनी अर्निंग भी जिनकी नहीं थी, उनको उनका जो रेशो था या उनका जो परसेंटेज था वो पहले से डिक्रीज हो गया था. इट मीन्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीपीएल फैमिलीज का नंबर बहुत ज़्यादा कम हुआ, बट जो एब्सोल्युटली पॉवर्टी थी इस रेशो से भी कम, उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखे गए. थर्ड थिंग, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. फूड प्रोडक्शन, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे दोनों नेशंस एक साथ डेवलपमेंट कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे थे. तो फूड प्रोडक्शन दोनों में ही इंक्रीज हुआ. जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ गई थी. इसीलिए जो एनुअल फ्लक्चुएशंस थे वेदर कंडीशंस की वजह से, वो दोनों कंट्रीज में थे, बट फिर भी उन सब चीज़ों को अलग रखते हुए भी दोनों नेशंस फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे. तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इन नेशंस की बहुत हद तक कम हो गई थी. बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुके थे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जिस केस में फूड सफिशिएंसी साथ साथ इम्प्रूव हो रही थी, वहीं पे एक बेनिफिट और हुआ. जब आप सभी लोगों को प्रॉपर फूड आइटम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एसेंशियल नीड्स उनकी कंप्लीट हो रही हैं, सो ऑटोमेटिकली कौन सा लेवल आपका इम्प्रूव हो रहा है? न्यूट्रिशनल लेवल. इट मीन्स जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान में फूड प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी लेवल पे आया, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो था दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड. ये भी दोनों नेशंस में इम्प्रूव हो गया, जिसके अकॉर्डिंग डेली कैलोरीज और प्रोटीन्स का जो इनटेक था पर कैपिटा पर पर्सन का, वो बढ़ गया था और वो अराउंड 1/3 तक इंक्रीज हो चुका था. जिससे जो माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी कि कम खाना खाने से या प्रॉपर डाइट ना लेने से जो प्रॉब्लम्स हैं, उस लेवल को काफ़ी ज़्यादा रोका जा सके.
बट प्रेजेंटली भी यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेके इम्प्रूवमेंट्स आए, बट उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो पहले का जो टाइम पीरियड था उसके कंपैरिजन में ये स्टेटस इम्प्रूव हो चुके थे। बट इस इम्प्रूवमेंट का ये मीनिंग नहीं है कि आज के टाइम पे जो न्यूट्रिशनल सिचुएशंस हैं या माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिव टू प्रायर पीरियड ये इम्प्रूव हो गया था। नेक्स्ट थिंग इज अ वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर। जितनी भी ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, बैकवर्ड ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, वो ग्लोबल रिकग्निशन की वजह से बहुत सारे नेशन से जुड़ गए थे। तो एक तरीके से एक ऐसा एरिया जो पहले बहुत ही अंडर डेवलप्ड था या बैकवर्ड एरिया था, वो डेवलप्ड एरियाज में कंसिडर हो गया था या वो डेवलप्ड सेक्टर्स बन चुके थे। सो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने कंपैरेटिवली एक दूसरे के इक्वल वर्क किया और दोनों को इन एरियाज में सक्सेस भी मिली। अब इन सब के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमीज हैं वो किस सिचुएशन में थी, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की सिचुएशन में थी। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी जहाँ पे आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हो, जो जो आपकी ड्रॉबैक्स हैं आप उन्हें फिनिश करते जा रहे हो और उनको बेटरमेंट की तरफ इंक्रीज कर रहे हो। सो एक रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी में कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है। सबसे पहली चीज, पर कैपिटा इनकम दोनों नेशंस की डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जो इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, रिमार्केबल अचीवमेंट था, जबकि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। पॉपुलेशन अराउंड पाकिस्तान में 4 फोल्ड और इंडिया में 3 फोल्ड तक इंक्रीज हो चुकी थी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो 4 फोल्ड 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, और इंडिया में अगर हम इसको देखते हैं तो ये 3 फोल्ड तक इंक्रीज हो गया था। इट मीन्स इस सिचुएशन के साथ भी इंडिया और पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम का परसेंटेज बढ़ता जा रहा था। सेकेंड, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आज भी बहुत ज़्यादा है। बीपीएल फैमिलीज जो है उनका नंबर अब भी बहुत ही ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और इंडिया तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है पूरे वर्ल्ड की पॉवर्टी में। बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो मीन्स पर डे इनकम का जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रहा था। इट मीन्स ये एक बेटर इंडिकेटर था, डेवलपमेंट को शो कर रहा था। उसके बाद फूड प्रोडक्शन, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिससे स्टेपल क्रॉप्स को इम्प्रूव किया गया। उसके बाद फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, इरिगेशन प्रॉपर हो गई, सिस्टम्स प्रॉपर कर दिए गए, जिससे फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी हो गई। देन जब फूड प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स उसका डिवीजन भी प्रॉपर हो रहा है, मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। और एट लास्ट बहुत सारे ऐसे एरियाज जो बैकवर्ड थे वो डेवलप्ड एरियाज में, डेवलपिंग एरियाज में, सेक्टर्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। तो ये सिचुएशन क्या शो करती है कि दोनों ही इकोनॉमीज प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज में आ चुकी थी। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिस केस में हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पे दोनों को फेलियर्स मिले। मीन्स ना इंडिया में बेटरमेंट हुआ और ना ही पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कॉमन फेलियर्स। कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहला जो कॉमन फेलियर था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, दैट इज जब हमने क्या स्टार्ट किया था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या होता है, जिस केस में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं अपने नेशन में जो पहले इंपोर्ट की जाती थी। अब इम्पोर्टेड गुड्स को अगर हम खुद के नेशन में बना रहे हैं, इट मीन्स हम क्या चाहते हैं, उन इम्पोर्टेड या फिर इम्पोर्ट गुड्स जो थी उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, डोमेस्टिक एरियाज में। मीन्स अपनी अपनी इकोनॉमी में उन चीज़ों को बनाया जाए जिन चीज़ों को बाहर से परचेज करना पड़ता है। इसको बनाने का मेन मोटिव था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, एक तो उनको प्रोटेक्शन मिले, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बनाई गई जिसमें प्रोटेक्शन उनको दिया गया, और इसके बाद इन गुड्स को बनाने से एक और जो बेनिफिट हमें मिला कि हम लोगों ने प्लानिंग की कि फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव कर पाएंगे। यही मोटिव था कि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया गया, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए
और दूसरी चीज़ जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इन दो मोटिव्स की वजह से हमने इंपोर्ट की जाने वाली गुड्स को इंडिया में प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, सेम ऐसे ही पाकिस्तान में। तो इसी पॉलिसी को बोला गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड मीन्स अपने ही नेशन में उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना। सो इसीलिए इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जो प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग थी। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट लिया, बट उसको बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन जब आया उससे पहले यही पॉलिसी इंडिया में और पाकिस्तान में फॉलो की जा रही थी। सेकंड चीज़ आती है जो माइंडसेट था पॉलिटिशियंस का या जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो लोग कंटिन्यू कर रहे थे, नेशन को चला रहे थे, उन लोगों ने कोई प्रोग्रेसिव चेंज शो नहीं किया। मीन्स उन लोगों ने कुछ ऐसा डेवलपमेंट करने का प्लान ही नहीं किया जिससे हम डिफरेंट एरियाज को इंडिया में प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकें। तो प्रॉपर प्लानिंग्स ना करने की वजह से, कंट्रोल्स को ज़्यादा प्रेफर करने की वजह से जो फ्रीडम थी चॉइस की प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को, उसके ऊपर कंट्रोल्स रखे गए। और जब तक आप किसी चीज़ पे ज़्यादा कंट्रोलिंग करते हो या बाउंडेशंस लगा देते हो तो उसमें कंज्यूमर्स, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, सो उन कंज्यूमर्स को प्लस उन प्रोड्यूसर्स को जो उनका बेनिफिट लेने के लिए वर्क करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बिना आपका कंट्री डेवलप नहीं हो सकता। कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो एक्सपेंडिचर्स कौन करेगा, तो प्रोड्यूसर्स का कोई बेनिफिट नहीं है। इट मीन्स एक्सेसिव कंट्रोल्स की वजह से जो गवर्नमेंट थी, जो पॉलिटिशियंस थे, उन लोगों ने इस तरह का सिस्टम कंटिन्यू रखा कि जो कंट्रोल्स हैं वो हमेशा उन पर लगाए जाएंगे और जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो इन दोनों सेक्टर्स में ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये दोनों ही एक तरीके से फेलियर्स थे दोनों नेशंस के लिए। नेक्स्ट था हमारे पास प्राइवेट सेक्टर जो था वो ज़्यादा डिपेंडेंट था कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ब्राइब्स पे, लोन्स पे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से। तो जो टैक्स इवेजन था, टैक्स की चोरी करना, वो एक नेशनल हॉबी बन चुका था। जब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर ऐसी लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर था, बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं थी इन सेक्टर्स में, तो प्राइवेट सेक्टर कॉन्टैक्ट्स के लिए काम करता था। ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, जिनके साथ बेटर रिलेशनशिप होंगे, उनके लिए वर्क कर लिया जाएगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाएंगे इस तरीके से, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में रह के वर्क करते हो या फिर उसी के लिए बेनिफिट अर्न करने के लिए, अपने बेनिफिट्स अर्न करने के लिए काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं? ब्राइब्स, रिश्वत लेना, किसी से पैसा लिया, उसका कैसा भी काम है जो गलत सही, उसको फाइनलाइज कर दिया। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स को ना पे करना या उसकी चोरी करना, ये एक नेशनल हॉबी बन गया था। सभी लोग अपना टैक्स सेव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी थे और उसी के अकॉर्डिंग वो सारी कैलकुलेशंस भी मैनेज करते थे कि किस तरीके से मैक्सिमम टैक्स की सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिस्कल मैनेजमेंट, जो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। फिस्कल जो वर्ड है ये दो चीज़ों से रिलेट करता है, एक तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स से, एक गवर्नमेंट की इनकम से। गवर्नमेंट की इनकम जनरली टैक्सेस से होती है और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करती है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो दोनों ही एरियाज में फिस्कल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, वो डिसअपॉइंटिंग था और इसीलिए जो हायर फिस्कल डेफिसिट्स हुए, सबसे ज़्यादा लॉसेस जो हुए कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टाइम पीरियड तक, वो थे अराउंड 7 to 8% GDP के साथ। 7 to 8% ऑफ GDP। ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम था जो लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रहा। इसी वजह से गवर्नमेंट को मैक्सिमम बोरोइंग्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ा। प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जो थी वो बहुत ही कम हो गई, क्योंकि जब आप GDP ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे, बेटर पॉलिसीज ही फ्रेम नहीं होंगी, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री नहीं होगा। तो इन सिचुएशंस में फिस्कल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉमनली दोनों नेशंस को लॉसेज हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जिसको मैक्सिमम आप डिफेंस के खर्चे पूरा करने के लिए यूज कर रहे थे। मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन था, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज, गवर्नमेंट को मेनली इनकम इसी से होती है, टैक्स रेवेन्यूज से, और इसी टैक्स रेवेन्यू को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था या तो डिफेंस
पे खर्चा करने के लिए, जहाँ से आउटलुक बेनिफिट सिर्फ तब मिलता है जब कंट्री को सेव करने की बात आती है। मीन्स पर्सनली इकोनॉमिकली हमें उस तरीके का कोई बेनिफिट इससे नहीं होता है। सेकंड, या फिर हम इसका यूज़ कर रहे थे इंटरनल डेप्ट को पूरा करने के लिए, जो हमने लोन्स वगैरह लिए हैं या गवर्नमेंट ने कोई लोन्स लिए हैं उनका पेमेंट करने के लिए। सो इट मीन्स मैक्सिमम जो टैक्स का रेवेन्यू था वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पे लगा देने की बजाय इन दो वर्क्स को करने के लिए लगाया जा रहा था। सो ऑटोमेटिकली प्रोसेस ऑफ ग्रोथ कैसा हो गया आपका? स्लो, वो स्लो लेवल पे चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास अर्बन सर्विसेज में कमियां होना, मींस डेफिशिएंट अर्बन सर्विसेज। बहुत ही कम लेवल पे अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी डेवलपमेंट को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉमन चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जैसे वाटर की नीड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इस तरह की बेसिक चीज़ें जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, इंडस्ट्री को, कंपनी को सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड है। सो इस तरह की सभी चीज़ों की कमी थी अर्बन सर्विसेज की। मीन्स अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट लिमिटेड लेवल पे था और ये जो अर्बन सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं ये बहुत ही कम थी। नेक्स्ट होता है, जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो सिंसियरली अपना वर्क नहीं कर रहे थे। तो किसी की भी ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उस टाइम पे नहीं रही जिन्होंने प्रॉपरली फोकस किया हो। सो इट मीन्स देयर इज नॉट प्रॉपर फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं रहे जिन्होंने सही तरीके से सोशल वेलफेयर को फोकस किया हो। नेक्स्ट, देयर इज अ वाइड लैग बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो गया, अब उसके बाद एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और हो रहा है भी नहीं हो रहा है ये भी कंफर्म नहीं है। इट मीन्स आपने किसी चीज़ को बना दिया, फॉर्मुलेट कर दिया, रेडी कर दिया गया, बट उसके बाद जहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइमली हो जाना चाहिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम लगता। मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे चीज़ को फॉर्मुलेट करने में और उसे फाइनली इम्प्लीमेंट करने में। तो ये वो एरियाज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकोनॉमीज में कॉमन फेलियर्स का पार्ट है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जो आपका रिलेट करता है कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम्स थी। देन जो माइंड सेट्स थे वो कंट्रोल को लेके ज़्यादा सेटअप किए गए थे कि कंट्रोल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे दोनों ही एरियाज में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को लॉसेज हुए। देन प्राइवेट सेक्टर मेनली डिपेंडेंट हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे ताकि वो अपने टैक्स को सेव कर सके। देन उसके बाद हमने पढ़ा जो सिस्टम था ग्रोथ का, उसमें फिस्कल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, टैक्सेस का आना और कहाँ इन्वेस्ट करना है वो सिस्टम्स नहीं प्रिपेयर किए गए थे। देन मैक्सिमम प्रोपोर्शन डिफेंस और इंटरनल डेप्ट्स पे जा रहा था, तो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पा रहे थे। बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में या उसको बढ़ाने में, उन फैसिलिटीज़ की कमी होना, प्रॉपर फोकस ना होना सोशल वेलफेयर पे पॉलिटिशियंस का, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के ही कंट्रोल में सारी चीज़ें थी। जो प्राइमरी जो रोल था वो गवर्नमेंट का ही था, सो इसीलिए उन्होंने सोशल वेलफेयर पे प्रॉपरली फोकस नहीं किया। उसके बाद कोई पॉलिसीज़ अगर सेटअप भी की गई, बनाई गई, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगा। सो इस तरह की सिचुएशंस की वजह से बहुत से एरियाज़ में इन दोनों नेशंस ने फेलियर्स को देखा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो एरियाज़ जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से बेटर था। अभी हमने कॉमन चीज़ें देखी हैं, दोनों में फेलियर्स कॉमन कहाँ थे और किन एरियाज़ में उनकी सक्सेस स्टोरी थी। अब हम देखते हैं वो एरियाज़ जहाँ पे इंडिया बेटर है, एरियाज़ वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान। मीन्स जिन एरियाज़ में पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, वो कौन से एरियाज़ हैं जिनको हमने ज़्यादा डेवलप किया और पाकिस्तान उतना हम जितना नहीं कर पाया। तो सबसे पहला अगर हम एरिया देखते हैं दैट इज स्किल्ड मैन पावर, बिकॉज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान की कंपैरेटिवली बेटर है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट में, इंस्टीट्यूशंस में जो स्किल्ड लोग हैं वो ज़्यादा वर्किंग है, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनके अकॉर्डिंग
ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। तो इस केस में हम पाकिस्तान से बेटर हैं। सेकेंड थिंग इज एक्सपोर्ट जो हम करते हैं सॉफ्टवेयर्स का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, मीन्स 1991 में एक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ से इंटरलिंकिंग स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे नेशंस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए। उसी के बाद से इंडिया ने सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और प्रेजेंटली इंडिया के सॉफ्टवेयर की बहुत सारे नेशंस में इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड रहती है, और इसीलिए पाकिस्तान को हम इसमें काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। थर्ड थिंग हमारे पास आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जनरली हम ह्यूमंस को या नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या नंबर ऑफ पीपल को लाइबिलिटीज बोल देते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है। बट वो बर्डन कब तक है पॉपुलेशन? जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करते हो बेटर चीज़ों के लिए। जैसे ही आप ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डाल देते हो, इट मीन्स मान लो 200 जो पीपल हैं वो अनएजुकेटेड हैं एंड अनहेल्दी है, सो ऑटोमेटिकली जब ये सिचुएशन है, इट मीन्स ये 200 पीपल जो है ये क्या है आपके लिए बर्डन है, ये सेम लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। बट जब इन्हीं 200 लोगों को हम एजुकेशन दे देते हैं, नाउ दे आर एजुकेटेड प्लस दे आर हेल्दी, सो अब हम ये क्या बोल सकते हैं, दीज आर एसेट्स। एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी हो गई जिसका आप यूज कर सकते हो, मीन्स उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो प्रोडक्टिव होती है। बर्डन आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपको उन्हें संभालना पड़ेगा। इट मीन्स डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च होता है वो किसके लिए होगा? उस बर्डन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के तौर पे। सो अब जब हम इनको एजुकेटेड बना देंगे और हेल्दी हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? एसेट्स में। तो अब ये 200 की जो बर्डन थी वो एसेट्स में कन्वर्ट हुई। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जैसे ही एसेट्स में कन्वर्ट होंगे तो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ना कि ये बर्डन में रहेंगे फिर। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का अगर हम पार्ट देखते हैं तो इस केस में इंडिया जो है वो काफ़ी बेटर है ग्रोथ रेट में इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही इंडिया से पीछे हैं। इसके बाद अगर हम साइंटिस्ट्स की बात करते हैं तो जो इंडियन साइंटिस्ट्स का नंबर है वो पाकिस्तान की कंपैरिजन में कई ज़्यादा है, जिसमें हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं, स्पेस रिसर्चेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जेनेटिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, हर तरह के लेवल पे जो इंडियन साइंटिस्ट का नंबर ज़्यादा है, और पाकिस्तान से ये काफ़ी आगे है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ PhDs जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं, नंबर ऑफ PhDs जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अब इस केस में साइंस और इंजीनियरिंग में हर साल हम जितने PhDs को प्रोड्यूस करते हैं वो टोटल एंटायर स्ट्रोक जो पाकिस्तान का है उससे कई ज़्यादा। इट मीन्स इंडिया में पर ईयर 5000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट या PhD स्कॉलर्स निकलते हैं, और ये जो रेशो है 5000 जो परसेंटेज है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ PhDs इन पाकिस्तान। ऑलमोस्ट टोटल इतने ही PhDs पाकिस्तान में होंगे जितने हर ईयर इंडिया प्रोड्यूस करता है। सो इन केसेस में हम उनसे काफ़ी बेटर हैं। नेक्स्ट थिंग है इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन में हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, जितना इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट करती है एजुकेशन में या प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है उसमें, उस लेवल का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। तो इस केस में भी हम उनसे ज़्यादा बेटर हैं इन केस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एडल्ट लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो हर एक लेवल पे इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो प्रेजेंटली अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 1.76% से कम हो रहा है इंडिया में, ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और पाकिस्तान में अब भी ये बहुत हाई लेवल पे है, दैट इज 2.5% पर एनम, जबकि उनका जो जोग्राफिकल एरिया है
या जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से काफ़ी कम है। सो ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जो ये शो कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में बेटर है। अब कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? सबसे पहले स्किल्ड मैन पावर हमारे पास ज़्यादा है, हम सॉफ्टवेयर्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में इंडिया आगे है, इंडियन साइंटिस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है, द नंबर ऑफ PhD स्कॉलर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में यहाँ पे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो भी पाकिस्तान में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मीन्स इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो कंट्रोल हो रहा है, इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है बट उसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एज ओवर इंडिया। वेयर पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया मीन्स जिन एरियाज में पाकिस्तान आगे है इंडिया से। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, पाकिस्तान का जो लेवल है वो माइग्रेशंस में बहुत ज़्यादा आगे है। माइग्रेशन टू वर्कफोर्स ऑफ वर्कफोर्स, इट मीन्स जो वर्कफोर्स पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी वो अभी वहाँ से शिफ्ट हो चुकी है इंडस्ट्रीज में। इट मीन्स माइग्रेशन का रेशो हमसे ज़्यादा है, जो ये शो करता है कि रूरल एरियाज से लोग किस तरफ जा रहे हैं अर्बन एरियाज में। इट मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का इंडिया से ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है BPL फैमिलीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। अराउंड 29.5% 2013 में था ये टोटल का, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो बेटर है इन कंपैरिजन टू इंडिया। हम अगर अपनी बात करते हैं तो अराउंड 29.5% से ये रेशो डिक्रीज हो, इतने परसेंट लोग BPL फैमिलीज से बाहर निकल चुके हैं। और जबकि अगर इंडिया की बात करें तो टोटल का 21.9% 2011 के अकॉर्डिंग। सो इस केस में 21.9%। इस केस में जो इंडिया है उसके कंपैरिजन में लो और लेस BPL फैमिलीज पाकिस्तान में है। अभी हम यहाँ पॉपुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं ले रहे हैं, हम जनरल एक कंसेप्ट ले रहे हैं कि कौन सा नेशन किससे आगे और किन चीज़ों में किस तरीके से वो इकोनॉमी हमसे बेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। मीन्स दूसरे नेशंस के साथ जो ट्रेड का लेवल है वो पाकिस्तान में इंडिया से बेटर है। जो ट्रेड में GDP ग्रोथ है, ट्रेड का लेवल जो है पाकिस्तान का, और उसके अकॉर्डिंग जो GDP ग्रोथ है वो अराउंड 20% का है। मीन्स एक्सटर्नली दूसरे नेशंस के साथ जो चेंज है या उनका ट्रेड का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इंडिया में यही 10% है। सो इट मीन्स ऑलमोस्ट ट्वाइस है पाकिस्तान में, और इंडिया में है ये 10%। तो इस केस में ये हमसे आगे हैं। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान हैज़ बीन लोअर देन इंडिया, बट एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंट हैज़ बीन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन हायर। इट मीन्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। इंडिया के कंपैरिजन में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा बेटर वे में किया जा रहा है। एंड लास्ट थिंग इज वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान में ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा बेटर है अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं
तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बेटर प्लेस पे है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है द एरियाज वेयर चाइना हैज़ एन एज ओवर इंडिया। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे चाइना जो है वो इंडिया से बेटर है? चाइनाज एज ओवर इंडिया कौन कौन से एरियाज में वो हमसे आगे है। सो सबसे पहला एरिया जो इसमें है चाइनीज रिफॉर्म्स, जो कि 80s में ही स्टार्ट हो गए थे और इंडिया में उस टाइम पे बहुत ही स्लो ग्रोथ प्रोसेस था। इट मीन्स चाइना में 80s में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंटिन्यू कर लिया गया था, जबकि इंडिया उस टाइम पे एक स्लो ग्रोथ प्रोसेस में था। इट मीन्स अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बेटर चेंजेस की बात करते हैं, तो चाइनीज़ रिफॉर्म्स जो हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से और बहुत टाइमली उन लोगों ने उनको स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड थिंग इज़, इसके बाद वहाँ पे और भी रिफॉर्म्स हुए 90s में, और इंडिया ने जब रिफॉर्म्स वहाँ भी हो रहे थे तो इंडिया में भी उस टाइम पे रिफॉर्म्स हुए, जबकि 90s में यहाँ पे ग्रोथ रेट पे फोकस किया गया, जीडीपी पे। बट बेसिक जो इनिशिएटिव्स थे से इंडिया में जो था 90s में ग्रोथ रेट फोकस हो गया था, जिसमें मेनली उन्होंने जीडीपी ग्रोथ के लिए वर्क किया। बट चाइनीज़ जो रिफॉर्म्स थे उनके साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन पे भी उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए या उसे एलिमिनेट करने के लिए स्टार्ट किए जाएं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव चाइना में इसमें लिया, जिसमें कि जो रूरल पॉवर्टी थी चाइना की वो डिक्लाइन हुई 85% तक, 78 से 89 के बीच में। इसमें 80% पॉवर्टी का रेट चाइना में डिक्रीज हुआ। 80% लोग जो पुअर थे वो अबव पॉवर्टी लाइन में कन्वर्ट हो गए। और इंडिया में अगर हम डिक्लाइन रेट देखते हैं उसी सेम पीरियड में, तो यही ग्रोथ रेट या यही डिक्लाइन रेट इंडिया में सिर्फ 50% का था। तो सीधा सा डिफरेंस कितने का हो गया? 30%। इट मीन्स 30% पॉवर्टी कहाँ ज़्यादा रह गई थी? इंडिया में। ये उस टाइम की सिचुएशन है, 80s और 90s में ये रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे। सो इट मीन्स वो हमसे बेटर थे रिफॉर्म्स को टाइमली स्टार्ट करने और इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट था एग्रीकल्चरल सेक्टर। चाइनीज़ जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से प्रॉपरली काम करता आ रहा है कॉम्यून सिस्टम पे। कॉम्यून सिस्टम मीन्स उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना और कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर लेना जो रिक्वायर्ड है, ताकि बड़े लेवल पे वर्क हो सके और उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। तो जो चाइनीज़ एग्रीकल्चर का सिस्टम है, उन लोगों ने लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक ही तरह के सिस्टम को फॉलो किया एग्रीकल्चर के लिए। दैट इज़ नोन एज कॉम्यून सिस्टम, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलके वर्क करते हैं और प्रॉफिट्स को प्रॉपरली डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो चाइनीज़ सिस्टम था उसमें फार्मिंग का सिस्टम कॉम्यून सिस्टम था, जिसकी हेल्प से जो हाउस होल्ड्स थे उनको जो भी लैंड्स दी गई थी इंडिविजुअली, उनकी ऑनरशिप उस पर रिमेन रहेगी, बट यूज़ तो कौन करेगा उसको? इंडिविजुअल्स करेंगे, बट ऑनरशिप किसकी रहेगी? स्टेट की रहेगी। इसी वजह से वहाँ पे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हुआ और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो थे वो चाइना से कम इंडिया में रहे, बिकॉज वहाँ पे सिस्टम इतना प्रॉपर था कि हम इस लेवल का डेवलपमेंट इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं कर पाए। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बीन फार मोर वाइडर इन चाइना देन इन इंडिया। मीन्स ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट का सिस्टम था चाइना में, वो स्टार्टिंग से ही 100% इन्वेस्टमेंट मीन्स FDIs के लिए ओपन कर दिया गया कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस चीज़ के लिए फ्री हैं, वो 100% तक भी इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद उन लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस चीज़ के लिए भी फ्रीडम दिया टाइमली, हायर एंड फायर। इट मीन्स जब तक उनके पास काम है वो दें, उसके बाद वो हटा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होगा कि इतने टाइम पीरियड के लिए आपको किसी पर्सन को एम्प्लॉय रखना है। सो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम था बहुत लिक्रेटिव हो गया, चेंजेबल था, फ्लेक्सिबल था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे SEZs भी बनाए गए जो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ऐसे जोन्स जहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि जो फॉरेनर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके और वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इन फैसिलिटीज़ में फॉर एग्जांपल जैसे कोई फैसिलिटी ऐसी है जो वाटर सप्लाई करने की है, पावर सप्लाई को लेस रेट पे देने की है,
टैक्सेशन में छूट करने की है, इस तरह की सारी फैसिलिटीज SEZs में प्रोवाइड करवाई गई। चाइना वॉज लिबरल इन अलाउइंग FDI इन रिटेल। FDI के लिए भी वो बहुत ज़्यादा लिबरल था स्टार्टिंग से, उसने बहुत सारी फ्रीडम उसके लिए दी हुई थी। इट मीन्स कहीं भी ऐसी इश्यूज नहीं थे जहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहना पड़े गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट उनको प्रॉफिट्स ना अर्न करने दे। तो अगर इन रिस्पेक्ट्स की हम बात करें, इन एस्पेक्ट्स को हम देखें, तो इंडिया काफ़ी पीछे है और इंडिया को प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ देनी पड़ रही है। प्रेजेंटली भी लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स को यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अब भी पॉवर्टी का रेट बहुत हाई है। और इंडिया प्रेजेंट टाइम पीरियड में, चाइना प्रेजेंटली सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इस सक्सेस के साथ। अब ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ पावर पॉइंट्स हैं। अब मेनली जो आप लोगों को टॉपिक करना है, इसमें तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स अभी, क्या क्या सक्सेस स्टोरी है अलग डिफरेंटली अगर हम इनको देखते हैं तो। उसके बाद मेनली इंडिया से कंपेयर करके पाकिस्तान किन चीज़ों में इंडिया से आगे और चाइना किन चीज़ों में आगे है, तो इन सारे पॉइंट्स को हमें देखना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको लर्न भी करना है आपको, डेफिनेशंस आ जाएंगी। जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मीनिंग था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अगर हम पॉपुलेशन साइज को देखते हैं तो चाइना में लो है इन कंपैरिजन टू इंडिया। सो इस तरह के पॉइंट्स को आप डेफिनेशंस में भी देखोगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, देन सेक्स रेशियो, क्या रीजंस हैं और किस तरीके से इन एरियाज में बेटरमेंट किया जा सकता है। सो इनके डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं सभी। इसके बाद जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका क्या मीनिंग है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक आता है इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। GDP का मीनिंग सबको पता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सभी जो रेट्स हैं ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को शो करते हैं कि किन किन एरियाज में आप ये बता पाओगे कोई भी नेशन कितना डेवलप हो रहा है ह्यूमन लेवल पे। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अडल्ट लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बहुत सारे एरियाज हैं जो यही इंडिकेट करते हैं कि कोई भी नेशन किस लेवल तक डेवलप्ड है, मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट किस लेवल का है। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट टॉपिक था आज का। अब कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है वो सभी आपको करने हैं। 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं हम सब डिस्कस करेंगे उनको। तो सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है कंसेप्ट बेस्ड वो सभी आपको पढ़ने हैं।